नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्जवारी। बीबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 का बजट पेश करेंगी। लोगों को वित्त मंत्री से इस बार काफी राहत है, काफी उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि उनको टैक्स में छूट मिले। लोग चाहते हैं कि जो महंगाई का बोझ है वो कम। लोग चाहते हैं कि 2021-20 वाली पॉलिसी जो थी वो 25 माह के बदल जाए। आज इन हालात पर आज इस कर व्यवधान से लेकर लोग काफी परेशान हैं। लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण की तरफ देख रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज हम अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या किसी तरह का कोई टैक्स स्लैब में वो बदलाव की उम्मीद देखते हैं। नमस्कार बिलाल भाई। एबीसी न्यूज के सभी फॉलोअर्स दर्शकों को मेरा दिल से अभिनंदन। और बजट की आपने बात करी। बिल्कुल, लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं, पूरे साल इंतजार किया जाता है। और मोदी सरकार का, मोदी 3.0 का ये पहला फुल फ्लैश बजट होगा। आपको याद होगा पिछला जो बजट जुलाई में आया था वो इलेक्शन के तुरंत बाद आया था, तो वो तो पूरे साल का भी नहीं था। ये फर्स्ट फुल फ्लैश बजट होगा मोदी 3.0 का। और आपने टैक्स की बात करी, बिल्कुल इस समय हम इसका परिप्रेक्ष्य समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड। अर्थव्यवस्था पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है। अगर हम विकास की बात करें या विकास की दर की बात करें, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, पिछले साल 8.2 था। इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हम मात्र 6.4 6.4 के रेट से बढ़ेंगे। चिंता की बात है, क्योंकि हम दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं, तीसरी बनने की ओर अग्रसर हैं। $5 ट्रिलियन की बात की जा रही है। जापान, जर्मनी, चाइना और अमेरिका, ये 4 अर्थव्यवस्थाएं हमसे आगे हैं। तो ऐसे में जब स्लो डाउन होता है, तो क्योंकि बड़ी उम्मीद लगा के लोग बैठे थे, तो स्लो डाउन होता है तो उस उम्मीद पे कुछ हद तक पानी फिर जाता है कि भाई हम तो तेजी से बढ़ रहे थे, ये एकदम से क्या हो गया। अब ये जो एकदम से हुआ उसको समझ लेते हैं तो आपको बजट ज्यादा आसानी से समझ आएगा। मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूं कि ग्लोबल स्लो डाउन है और एक साइक्लिकल स्लो डाउन है। मतलब ये जब जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। और महंगाई ने बहुत परेशान किया हुआ है पीछे, खासकर जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की चीजों की महंगाई ने परेशान किया, और जिसकी वजह से लोगों के हाथ में बचत कम हो रही है, वो खर्च कम कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 60% कंजम्पशन पे चलती है। इस वजह से आपको ये स्लो डाउन नजर आ रहा है। तो बजट से उम्मीद है कि अगर वित्त मंत्री महोदया टैक्स की दरें कम करती हैं तो लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे तो वो जाके खरीदारी करेंगे। खरीदारी करेंगे तो सामान बिकेगा। सामान बिकेगा तो फैक्ट्रियां और चलेंगी। फैक्ट्रियां चलेंगी तो लोगों को और तनख्वाहें मिलेंगी। लोगों को और तनख्वाहें मिलेंगी, फिर वो जाके सामान खरीदेंगे। तो ये एक साइकिल दोबारा से उसको बूस्ट करने की जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल, टैक्स में मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर वो इस अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं तो टैक्स में रियायत दे ही जानी चाहिए। एक जरूरी बात मैं आपकी इजाजत से जोड़ना चाहूंगा कि जो टैक्स देने वालों की गिनती है, डायरेक्ट टैक्स की, वो रिटर्न तो 8-10 करोड़ फाइल करते हैं, पर जो टैक्स देने वाले हैं, आपको हैरानी होगी सुन के कि मात्र 2 करोड़ है। तो हम कुल मिला के उन 1.5 लोगों की बात कर रहे हैं, पर वो 1.5-2 करोड़ अगर पूरे देश का 20-22 लाख करोड़ का टैक्स दे रहे हैं, राहत सही, बिल्कुल उनको राहत की उम्मीद हर साल रहती है और इस साल भी रहेगी। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में काफी चेंजेस गए हैं, पर अभी और भी गुंजाइश इसमें है उसको राहत देने की। बिलाल भाई, लेकिन शरद जी, आपने ठीक कहा कि टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन अगर अब हम टैक्स स्लैब की बात करें तो 0 से 3 लाख इनकम पर तो कोई टैक्स है नहीं, और फिर 3 से 6 लाख का जो स्लैब है उस पर 5% टैक्स है। 6 से 9 लाख का जो स्लैब है उस पर 10% टैक्स है। 9 से 12 लाख के स्लैब पर 15% का टैक्स है, और 12 से 15 पर 20% का। तो 15 लाख से अधिक वालों पर 30% का टैक्स है। लेकिन मध्य वर्गीय परिवार जो आज वास्तव में महंगाई से जूझ रहा है, गृहिणियां चाहती हैं कि उनको उनको सालाना, उनको हर महीने बजट 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 से कोई फायदा मिले और उनकी बचत सुनिश्चित हो सके। इन सभी परिप्रेक्ष्य में नए टैक्स स्लैब 2020-21 वाले और इस 25 वाले टैक्स स्लैब में किस तरह का कोई परिवर्तन आ सकता है, या दोनों टैक्स की पॉलिसी को सरकार मर्ज कर सकती है? क्या कोई बीच का रास्ता अपना सकती है? देखिए सरकार चाहती है कि जो पुराना वाला टैक्स सिस्टम है, जिसको हम ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं,
ये सरकार दिल से चाहती है कि धीरे धीरे ये निकल जाए, ये खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिडक्शन चैप्टर 6 है कि सेक्शन 80C, 80D, 80G, 80DD, बहुत लंबी फेहरिस्त है चैप्टर 6 है कि सरकार चाहती है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लोग डिडक्शन ढूंढते रहते हैं, रेंट रिसीट दो, हाउस रेंट अलाउंस लो, वगैरह वगैरह। तो वो चाहते हैं, तो और अब उनकी ये मुहिम कामयाब भी रही, क्योंकि करीब 60-70% लोग नई रजीम में आ चुके हैं। तो अगर वो नई रजीम को और लुभावना बनाते हैं तो और लोग उस पुरानी रजीम से नई रजीम में आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये, तो या तो टैक्स स्लैब में, या हो सकता है इस लिमिट को 3 लाख से बल्कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, एक सेक्शन 87A होता है जिसके अंतर्गत 25,000 आपको मिल जाता है। अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता है। तो या तो इसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा, या हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों को मिलती है उसको बढ़ाई जाएगी, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ राहत, ऐसा ऐसे फीलर्स मिल रहे हैं कि शायद बढ़ाएगी। वो भी इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हो। आपने दूसरी एक बहुत जरूरी बात करी कि गृहिणियों के हाथ में, वो चाहती हैं कि पैसा बचे। अब जब आपने गृहिणी की बात करी तो मैं हाउस वाइफ्स उनकी बात करता हूँ, होम मेकर्स की बात करता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये तो मैंने अभी नंबर्स दिए, 8-10 करोड़ रिटर्न फाइल करते हैं और 1.5-2 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो देश का हर व्यक्ति देता है, पूरे 145 करोड़ लोग देते हैं। पैदा होता बच्चा भी जब बेबी फूड या डायपर या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके माता पिता जीएसटी दे के ही उसको खरीद के पहनाते हैं, उसको खिलाते हैं। तो वो जो गृहिणियों के हाथ में पैसा बचता है जब महंगाई कम होती है, मैं यहाँ गृहिणियों के अब खास बात कर रहा हूँ, तो वो जो डिसीजन है वो बजट में नहीं आता है। ये एबीसी न्यूज के हिंदी के जितने भी फॉलोअर और व्यूअर्स हैं, पहले बजट आया करते थे एक जमाने में जब सेल्स टैक्स होता था, वैट होता था, कभी क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। आजकल जो बजट है उसमें महंगाई सस्ते की बात नहीं होती, क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। जो जीएसटी लगता है सारे सामान पर, खाने पीने के सामान पर, पहनने ओढ़ने के सामान पर, जूतों पर, जितना आप सामान खरीदते हैं, वो जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी है, वो उस पर निर्णय लेती है, वो उसको घटाती बढ़ाती है। तो इस बजट में महंगी सस्ती डायरेक्टली तो आपको होती नहीं दिखेगी, पर हाँ, अगर इनकम टैक्स कम होता है तो घर में जो भी कमाने वाला है उसकी उसकी आमदनी पर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। अगर उसकी आमदनी पर राहत मिलती है तो गृहिणी के हाथ में जो पैसा जाता है वो फालतू जाएगा। इस लिहाज से आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। पर सीधा जो गृहिणियों का बजट होता है, किचन बजट जिसको कहते हैं, और खासकर बिलाल भाई, हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों में ये जो खाने पीने की महंगाई है ना, ये बड़ी, आरबीआई के गवर्नर साहब ने कहा, बड़ी जिद्दी महंगाई है, कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी बरसात की वजह से ज्यादा थी, फिर सप्लाई चेन में दिक्कतें आई, और खाने पीने का मतलब जो थाली आपकी होती है किचन के, जिसमें सब्जी दाल रोटी और ये प्याज, और मैंने एक नया नाम दिया था उसको, मैंने उसको एटीपी इन्फ्लेशन का है, आलू टमाटर प्याज। ये ओके। आलू टमाटर प्याज ने नाक में दम किया हुआ था, तो मुझे लगता है वो उसको कमी लाने की जरूरत है, उसके लिए सरकार कुछ बजट में कदम उठा सकती है। लेकिन शरद जी, मैं आपसे एक और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कमोडिटीज पर या कोई भी वस्तु है उस पर कोई भी कंपनी कभी भी दाम बढ़ा देती है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, चाहे वो लग्जरी कार्स हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर या टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, हर शख्स किसी समय भी उसके पैसे बढ़ा देता है, जिसका फाइनली असर कंज्यूमर पर आता है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से भी कनेक्ट होता है। तो आपको लगता है देश के अंदर एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, ताकि देश के अंदर जो एक इन्फ्लेशन आउट ऑफ वे जाके फ्लक्चुएट होता है, या महंगाई बढ़ती है, या कंज्यूमर पर भार पड़ता है, उसके लेकर भी एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की देश के अंदर जरूरत है। ऐसी एक व्यवस्था आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है? ऐसा कोई आप सुझाव देना चाहेंगे, या इस तरह की कोई व्यवस्था के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पर सरकार, डिमांड और सप्लाई से रेट फिक्स होते हैं, सरकार उसमें दखल नहीं देती। ये बात आपकी ठीक है कि एक कहावत होती है हिंदी में कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। जब देखते हैं ना कि महंगाई चल रही है, तो जिसको नहीं भी दाम बढ़ाना होता वो भी बढ़ाता है। आइए आज ही आप दुकान पर जाएंगे, अरे देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है, आप कहेंगे रेट बढ़ा दिया भैया, ये देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है। तो कुछ कुछ हद तक इनपुट कॉस्ट बढ़ी हैं, लेबर की, रॉ मटेरियल की, कुछ हद तक बढ़ी हैं। पर कुछ लोगों ने उस सिचुएशन का फायदा उठा के चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। अब प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो डायरेक्ट तौर पे बिलाल भाई सरकार नहीं ला सकती, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, सरकार उसमें दखल नहीं देती है। पर
कुछ सुझाव मैं दे सकता हूं, आपने सुझाव की बात पूछी। एक दो सुझाव जो कि बहुत जरूरी हैं। एक तो इतनी लंबी सप्लाई चेन है हमारी बिलाल भाई, देखिए फैक्ट्री में माल बनता है, वहां से आता है स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास, और फिर जाके कई लोगों के हाथ में पहुंचता है दुकानदार के माध्यम से। इतनी लंबी सप्लाई चेन, अब हर आदमी अपना मार्जिन रखता है, सब आदमी बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर इस सप्लाई चेन को छोटा किया जाए, किसानों का ले लीजिए, 10 रुपए का आलू किसान बेचारा जाके बेच के आता है मंडी में, वो 50 रुपए का ग्राहक के बाद में आता है। बीच में कौन 40 रुपए कमा जाता है? आड़ती हैं, कमीशन एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ठेली वाला है, दुकानदार है। तो ये जो बीच में सप्लाई चेन है, मुझे लगता है इसको सरकार रेगुलेट कर सकती है, इस पे कंट्रोल कर सकती है, ऐसे ऐसी पॉलिसीज लाई जा सकती हैं जिससे सप्लाई चेन लंबी ना रहे। दूसरा, इस महंगाई का फायदा उठा के बहुत सारे जमाखोर अपना मुनाफा कमाते हैं, जिसको हम होर्डिंग कहते हैं। वो बकायदा शेयर मार्केट की तरह आलू टमाटर प्याज के साथ करते हैं, उठा के जब महंगाई करना होगा उसको रख लेंगे गोदामों में भर के, जैसे ही कीमतें बढ़ने लगेंगी धीरे धीरे करके छोड़ेंगे अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। जमाखोरों के ऊपर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, थोड़ा सा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसको अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए, जिससे कि ये ना हो पाए। डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मुझे नहीं लगता हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलाल भाई किसी भी तरीके से लाया जा सकता। जमाखोरों पर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शरद जी, आप देख रहे हैं कि जीएसटी के कलेक्शंस हमें बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। वो अपवाद है कि कभी जीएसटी का कलेक्शन कभी-कभी कम भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक एवरेज कोशिश करें देखने की, तो जीएसटी कलेक्शन में हम लोग निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी आरोप होता है कि सरकार जीएसटी कलेक्शन को एक एडवांटेज के रूप में, एक पॉलिटिकल रूप में भुनाने की कोशिश करती है। लेकिन इस जीएसटी कलेक्शन के बावजूद जो सुविधाएं और जो जो फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, या कहिए कि इसका इम्पैक्ट ग्रोथ रेट पर नजर आना चाहिए। ग्रोथ रेट असल में दो डायनेमिक्स में देखी जाती है। लोग कहते हैं कि साहब हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रोथ रेट और आम पब्लिक का के बीच में जो एक कनेक्शन होना चाहिए ग्रोथ का, जो पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए, आम जन को फायदा मिलना चाहिए, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी दिन से देखने को नहीं मिल रहा। इस डेफिसिट को या इस लैकुना को किस तरह से देख रहे देखिए जीएसटी कलेक्शन में दो तीन हिस्से होते हैं, आपको पता होगा जीएसटी का आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है। तो जीएसटी कलेक्शन में राज्यों का भी हिस्सा होता है, अक्सर राज्य उसके लिए लड़ते भी रहते हैं सेंटर से कि हमारा शेयर आने में देर लगी। और एक कहावत होती है, मैं यहाँ पर बोलना जरूरी समझूंगा, हमाम में सब नंगे। अब क्षमा करूंगा, कान पकड़ के बोलूंगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम करता हूं, पर क्योंकि यहां जरूरी हो जाता है करना, इसलिए कि जीएसटी काउंसिल में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि बैठते हैं, सबके वित्त मंत्री वहां पर बैठते हैं। जब भी रेट कम होने की बात आती है तो उस पर सहमति नहीं बन पाती। कोई राज्य कहेगा भैया हमारी तो हालत खराब है, हमने इतना उधार ले रखा है, इसको अभी कट मत करिए, हमारा राजस्व गिर जाएगा। तंबाकू है, सिगरेट है, शराब, ये चीजें हैं, शराब तो अभी जीएसटी में नहीं है। बहुत सारी चीजों पे जीएसटी कट करने की बात आती है, वो मना कर देते हैं। तो बाहर जब भाषण दिए जाते हैं बिलाल भाई, ध्यान दीजिएगा, तब तो कहते हैं कि सरकार ने महंगाई बहुत की हुई है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। पर जब यही यही पार्टी जब जीएसटी काउंसिल में बैठती है तो इन्हीं के प्रतिनिधि वहां जाके कहते हैं कि अभी इसको कम नहीं करेंगे, बंद कमरे की मीटिंग होती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है एक तो लोगों को ये समझना होगा। और जहां तक बात है कि क्या डेफिसिट है ग्रोथ में, क्या इस पैसे को ग्रोथ में लगाया जा रहा है कि नहीं, जो राज्यों को बढ़ जाता है उसका तो राज्य जाने कि भाई राज्य उसको किस प्रकार से खर्च कर रहा है, राज्य की विकास कार्य चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या रेवड़ियों को बांटने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी रेवड़ियों में आजकल बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है सत्ता इलेक्शन के आसपास, सत्ता में बने रहने के लिए। अब जो पैसा केंद्र के पास रह जाता है, तो केंद्र की भी अगर देखें, केंद्र ने विकास के कार्य पिछले 10-12 साल में बहुत किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें आप देखिए, हाईवेज की हालत, एयरपोर्ट्स की हालत, रेलवे की हालत पहले के मुकाबले आपको बहुत सुधरी हुई दिखाई देगी। उधार भी सरकार के ऊपर चढ़ा है, सरकार ने उधार भी लिया है। पर सो लॉन्ग एज फिस्कल डेफिसिट को अगर कंट्रोल में रखा हुआ है सरकार ने, तो मुझे लगता है वो एक मापदंड बन जाता है, एक पैमाना बन जाता है कि भाई ये जो फाइनेंसेस हैं किस तरीके से हैंडल हुए हैं। और जहां तक लोगों की उम्मीदों की बात है कि क्या लोगों को उसके बदले में जितना उन्होंने टैक्स दिया है, क्या उसके बदले में सरकार की तरफ से वापस उतना आया है कि नहीं आया, ये हमेशा एक क्वेश्चनेबल, एक डिबेटेबल इशू रहता है, क्योंकि उम्मीद हमेशा ज्यादा रहती है। पर जिन लोगों को अगर लगता है कि वो अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, अच्छे हाईवेज हैं, आज वो जल्दी अपनी जगह पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, बढ़िया एयरपोर्ट मिलता है, रेलवे स्टेशन की हालत पहले से अच्छी है, अगर उनको लगता है तो यही समझिए टैक्स कंट्रीब्यूशन। बाकी
इसको बहुत प्रिसाइज रूप से नाप पाना कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं उतनी हमें सरकार से सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसको नाप पाना मैं समझता हूं व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण इसमें अलग अलग दिखाई देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो जाता जा रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे हाईवेज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन मैं अंतिम सवाल करना चाहूँगा ओली जी कि देश की जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था है और ख़ास तौर से देश पर जो इस वक़्त 2,23,000 करोड़ का कर्ज़ है और देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसपे कभी किसी पे 3 लाख करोड़, किसी पे 5 लाख करोड़, किसी पे 7 लाख करोड़, किसी पे 4.5 लाख करोड़, सब राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। और अगर आप इसका ओवरऑल एनालिसिस करें तो देश के हर व्यक्ति पर भी अच्छा खासा कर्जा है। वहीं हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से में बार बार चूक जाती है। तो ऐसे में सरकार के लिए नए टैक्स प्रोविजन, नए रिलैक्सेशन देना जनता को या मध्य वर्गीय परिवार को जो उसकी अपेक्षा है, इन इन इनमें सरकार किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकती है? क्या अर्थव्यवस्था इसकी इजाजत देती है? अम, आपका आपके सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। पूरी तरह से तो इजाजत नहीं देती, क्योंकि आखिर में उतने पैर पसारेंगे जितनी बड़ी चादर होगी, जितना बड़ा बजट है उससे बाहर तो वो नहीं जाएंगे। और जो जरूरतें हैं बाकी बजट से, जो लोगों को उम्मीदें हैं, मैं क्योंकि आपने कहा कि आखिरी सवाल है तो मैं उस पर जरूर जल्दी से जिक्र करना चाहूंगा कि बजट से आपने शुरुआत की थी इस वार्ता की कि टैक्स में क्या रिलीफ दिया जा सकता है, पर मुझे कुछ और मोर्चों पे जो उम्मीद नजर आ रही है जहां पर अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। एक तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर अछूता नहीं रहेगा। भारत का बजट बने और उसमें कृषि क्षेत्र को का जिक्र ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एग्रीकल्चर पे हमेशा की तरह बहुत बड़ा तवज्जो रहेगा। दूसरा मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस रफ्तार से नहीं आ रहा है, कुछ और अनाउंसमेंट इसमें की जा सकती हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर अनाउंसमेंट आ सकती है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, इन मुद्दों पर जरूर ही कुछ ना कुछ जिक्र आएगा जब वित्त मंत्री महोदया खड़े होकर अपनी स्पीच देंगी। और बाकी कुल मिला के ये बजट मुझे लगता है ग्रोथ को बहुत पुश करने वाला होगा, ग्रोथ को एक रफ्तार देने वाला होगा, क्योंकि ग्रोथ का इंजन जो है ना वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। हालांकि वैश्विक स्तर पे भी ढीला पड़ा है, पर भारत उसमें चमकता सितारा दिखाई देता था। अब ऐसा लग रहा है भारत भी उनके साथ ही दिखाई देने लग जाएगा अगर इसको रफ्तार नहीं दी गई। तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, लोगों की जेब में पैसा डालने वाला बजट होगा। और सरकार ने जो बीड़ा उठाया हुआ है खर्च करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा अब तक खर्च हो चुका है और आगे भी इसका प्लान है, मुझे लगता है उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के 4 इंजन होते हैं, उसमें से बहुत बड़ा इंजन ये होता है कि सरकार जो खर्च करती है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा अगर सरकार करेगी। तो प्राइवेट वाले भी सोचते हैं चलो सरकार इतना खर्च कर रही है, हम भी नई फैक्ट्री लगाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, ग्रोथ को रफ्तार देने वाला बजट होगा, आम आदमी को कुछ हद तक राहत देने वाला बजट होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं बिलाल भाई आज आपके साथ मिलके कि मेरी उम्मीद ठीक निकले और लोगों को कुछ राहत मिल पाए। तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक एडिशनल छोटा-सा सवाल और मैं और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर की आप राजनीतिक शैली से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। प्राइम मिनिस्टर जी। एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो स्ट्रैटेजिकल फ्लेक्सिबल है और चुनाव जीतने में वो माहिर माने जाते हैं देश के। दिल्ली का चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि बजट के माध्यम से दिल्ली के लिए भी कुछ योजनाएँ हो सकती हैं? इसको छूता हुआ जाएगा बजट राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और अभी आपने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी जो उनकी अगर आपने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आने वाले बजट में 1 फरवरी में दिल्ली के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, उसका ब्रीच माना जाएगा। तो इसलिए दिल्ली वाले मुझे लगता है इलेक्शन की वजह से इस बार बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट से महरूम रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो एक बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन है और उनको सारे कायदे कानून पता है। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली के लिए बजट में आपको कुछ विशेष इस बार सुनने को मिलेगा। बजट के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाएं तो अलग बात है, पर बजट में मुझे लगता है दिल्ली वाले इस बार मायूस होने वाले हैं। किस वजह से? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में लग चुका है, इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, 1 फरवरी को बजट आएगा, 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को रिजल्ट है। तो सारा एक हफ्ते का यह खेल है। सवाल ही नहीं उठता बिलाल भाई कि दिल्ली के लिए अनाउंसमेंट आ जाए, वो बिल्कुल वायलेशन होगी एमसीसी की।
बहुत अच्छी बात कही कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर बजट के माध्यम से कुछ ऐसा साधा जाता है जिससे देश का फायदा हो, तो उस देश के फायदे में दिल्ली वालों का भी फायदा छुपा है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय परिवार को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, और सरकार की कोशिश यही रहेगी कि इस बजट को वो इकोनॉमिक ग्रोथ के या पुश करने के दृष्टिकोण से रखना चाहेगी। इन सभी सवालों के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी का, वो हमारे साथ जुड़े, और उनसे गुजारिश करते रहेंगे कि वो आगे भी हमें अपना समय देते रहें। साथ ही साथ मैं एबीसी हिंदी के दर्शकों से उम्मीद करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।